नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद एलिस एलेक्स पर। और आप जानते हैं, हम अपने चैनल के माध्यम से आर की तैयारी करा रहे हैं। और इसी कड़ी में आगे जुड़ते हुए आज का हमारा एक और इम्पोर्टेंट वीडियो हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री से आपके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं आर की परीक्षा में, वो सब आपको इसी में मिलने वाले हैं। और ये इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाएगा और इसमें आपको मिलने वाले हैं टोटल 100 क्वेश्चन। ठीक है, ये 100 क्वेश्चन हो जाते हैं और सारे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट मिल जाते हैं। एक भी क्वेश्चन आपको स्किप करने लायक इसमें नहीं मिलेगा। और चलिए देर ना करते हुए शुरू कर लेते हैं आज का हमारा वीडियो। ये हो जाता है आपका केमिस्ट्री से, और केमिस्ट्री के हो जाते हैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस तरह के क्वेश्चन जो हैं आपसे पूछे जाते रहे हैं और आगे आने की संभावना इसी तरह के क्वेश्चन की हो जाती है। और यहाँ हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक रसायन शास्त्र की बात की गई है, ये किसको कहा जाएगा? तो ये हो जाते हैं आपके लेवोजियर। लेवोजियर को आपका आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है। इसमें हम केवल क्वेश्चन आंसर आपको करवाने वाले हैं। और ये सारे क्वेश्चन, ये जो क्लास है ये आपकी हो जाती है रिवीजन क्लास। ठीक है, ये आपकी रिवीजन क्लास है। और अब जो है आपको थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि समय आपके पास कम बचा हुआ है। ठीक है, जितना भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, उतना आपके लिए हेल्पफुल होगा। और परमाणु नाभिक के अवयव होते हैं। परमाणु नाभिक के अवयव हैं। कौन कौन से अवयव हो जाते हैं परमाणु नाभिक के? तो ये हो जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। दो हो जाते हैं परमाणु नाभिक के अवयव, एक प्रोटॉन और एक आपका न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में कौन से मूलकण होते हैं, ये आपको बताना है। परमाणु के नाभिक में कौन से मूलकण होते हैं? तो ये हो जाएंगे आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। दो मूलकण होते हैं परमाणु के नाभिक में। और ये वो क्वेश्चन है जो बार बार आपकी परीक्षा में एज इट इज उठाकर पूछ लिए जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अणु एटम का भाग नहीं है? कौन सा हो जाएगा जो आपका एटम का भाग नहीं है? तो ये हो जाता है आपका फोटोन। ये आपका एटम का यानी अणु का भाग नहीं है। इलेक्ट्रॉन भी हो जाएगा, न्यूट्रॉन भी हो जाएगा और एक आपका प्रोटॉन भी हो जाएगा। लेकिन फोटोन जो है इसमें सम्मिलित नहीं होता है। और ये हो जाएगा हमारा एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किससे मिलता है? एक ही प्रकार के परमाणु की बात की गई है, ये किससे मिलेगा? तो ये हो जाता है आपका जो प्राकृतिक तत्व होता है, उससे आपका एक प्रकार का परमाणु मिल जाता है। और ये हो जाता है हमारा परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था? जो आपका परमाणुवीय नाभिक है ये किसके द्वारा खोजा गया था, ये आपसे पूछा गया है। और इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका रदरफोर्ड के द्वारा। परमाणु नाभिक जो है ये आपका रदरफोर्ड के द्वारा खोजा गया था। और ये हो जाता है आपका एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? एटम में न्यूट्रॉन की खोज की बात की गई है। और ये हो जाते हैं आपके चैडविक। चैडविक के द्वारा एटम में न्यूट्रॉन की खोज की गई है। और ये हो जाता है हमारा निम्नलिखित में से कौन एक अणु परमाणु कण नहीं है? कौन सा अणु हो जाएगा जो परमाणु कण नहीं है, ये आपको बताना है। और इसका करेक्ट आंसर हो जाता है जो ड्यूटोन है। ड्यूटोन जो है एक परमाणु अणु नहीं होता है। ठीक है, और बाकी न्यूट्रॉन भी हो जाएगा, प्रोटॉन और आपका इलेक्ट्रॉन, ये हो जाते हैं आपके परमाणु परमाणु कण। और यहाँ हो जाता है हमारा निम्न युग्मों में कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म हो जाता है? युग्म की बात की गई है, कौन सा हो जाएगा? कण प्रतिकण युग्म। तो ये हो जाता है आपका इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन ये आपके एक कण प्रतिगण युग्म हो जाते हैं। ये वो क्वेश्चन है जो बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं। और ये क्वेश्चन जो है आर की परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। इसमें मूलभूत कण कौन सा हो जाएगा? मूलभूत कण की बात की गई है, कौन सा हो जाता है? तो ये हो जाएगा जो क्वार्क है, ये आपका मूलभूत कण हो जाता है। बहुचर्चित गॉड पार्टिकल कौन से हो जाते हैं? बहुचर्चित गॉड पार्टिकल के बारे में पूछा गया है। और ये हो जाते हैं जो आपके हिंग बोसान होते हैं। ये क्वेश्चन भी जो है कई बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है। हिंग बोसान हो जाते हैं बहुचर्चित गॉड पार्टिकल। हिंग बोसान को इससे भी जाना जाता है, किससे जाना जाता है हिंग बोसान को? तो ये हो जाते हैं आपके गॉड कण के नाम से। गॉड कण के नाम से आपका हिंग बोसान को जाना जाता है।
और यहाँ हो जाता है आपका गॉड पार्टिकल क्या हो जाएगा। गॉड पार्टिकल की बात की गई है और ये आपका हिंग बोसान हो जाएगा। और ये बार बार आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसमें हम आपको टोटल कराने वाले 100 क्वेश्चन। और 100 क्वेश्चन के लिए मात्र आपको 30 से 35 मिनट का समय लगेगा। और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। आपके केमिस्ट्री से जितने भी आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं वो सभी इसी तरह के होते हैं। और निम्नलिखित में कौन सा कण आवेशित रहित होता है, आवेश रहित कौन सा कण हो जाएगा। तो ये हो जाता है आपका न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन एक कण हो जाता है जो आवेश रहित होता है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक तो आप कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और निम्नलिखित में किस कण पर शून्य आवेश होता है। शून्य आवेश आपसे पूछा गया है किस पर होता है। तो ये हो जाता है जो आपका न्यूट्रॉनो होता है, इस पर जो है शून्य आवेश हो जाएगा। किस पर? न्यूट्रिनो पर। हीलियम के नाभिक में होता है। हीलियम के नाभिक में क्या होता है ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन होते हैं हीलियम के नाभिक में। और ये एज इट इज क्वेश्चन जो है आपसे उठाकर पूछ लिए जाते हैं। निम्न तत्वों में किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, किसमें जो है न्यूट्रॉन नहीं होता है ये आपको बताना है। न्यूट्रॉन की बात आपसे पूछी गई है। और ये हो जाता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में आपका न्यूट्रॉन नहीं होता है। निम्नलिखित में किसमें ऋणात्मक आवेश होती है। ऋणात्मक आवेश किसमें होती है। तो ये आपका बीटा कण होता है जिसमें ऋणात्मक आवेश हो जाता है। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय के क्वांटम संख्या का संबंध क्या है। क्या संबंध हो जाता है आपका रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का। ये हो जाता है आपका अभिविन्यास से। ठीक है, अभिविन्यास से संबंध हो जाता है चुंबकीय क्वांटम संख्या का। समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका क्या होता है ये आपको बताना है। सेंटेंस को आपको पूरा करना है। तो समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के जिनका परमाणु भार भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान होता है। परमाणु भार तो भिन्न हो जाएगा और परमाणु जो क्रमांक होता है वो आपका समान हो जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से आपका बी करेक्ट हो जाता है। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है। रेडियो एक्टिविटी की बात की गई है और इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका बैकुरेल के द्वारा रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया गया है। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण हो जाएगा। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा हो जाता है ये आपको बताना है। और इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका पानी में चीनी का घुलने को भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, और भौतिक परिवर्तन वो होता है जब कोई चीज़, कोई विलयन है, इसमें हम किसी चीज़ को मिला देते हैं और उसको जो है पुनः दोबारा से जो है प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, जैसे चीनी होती है, चीनी आपकी पानी में घुल जाएगी और उसको जो है वाष्पीकरण के द्वारा दोबारा से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, उसको जो है भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। और ये हो जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाएगा। जो जल का वाष्प में परिवर्तन है वो क्या कहलाएगा। तो ये हो जाता है आपका भौतिक परिवर्तन। ठीक है, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा जिसको हम मिलाने के बाद दोबारा से उसी चीज को प्राप्त कर सकते हो। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है ये आपको बताना है। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त होती है। तो ये हो जाएगा आपका ऊष्मा के रूप में प्राप्त होती है जल अपघटन में ऊर्जा। और ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें पास्चुराइजेशन क्या हो जाता है। तो ये हो जाता है आपका सी। दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और उसमें उसे जो है एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। ठीक है, इसको जो है पास्चुराइजेशन कहा जाता है। और इसको इसलिए किया जाता है ताकि इसको काफ़ी दिनों तक सुरक्षित रखा जा सके। पास्तुतिकरण संबंधित है। पास्तुतिकरण किससे संबंधित हो जाएगा ये आपको बताना है। और ये आपका दूध के निर्जमीकरण से संबंधित हो जाएगा। और पास्तुतिकरण को ही जो है पाश्चुरीकरण भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपको नाम देख के घबराना नहीं है, इसी को जो है पाश्चुरीकरण कहा जाता है।
अगर अभी तक आपने हमारा लास्ट 12 महीने का करंट अफेयर नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ आपको उत्तर प्रदेश जनवरी से दिसंबर की एक मैराथन क्लास मिल जाएगी और इसमें लगभग आपको 250 के आसपास जो है करंट अफेयर के क्वेश्चन मिल जाते हैं और ये हो जाते हैं आपके लास्ट 12 मंथ के, ठीक है। और ये आपको देख लेनी है, इससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नहीं है ये आपसे पूछा गया, कौन सा इनमें से सुमेलित नहीं है? तो इनमें से सुमेलित नहीं है, आल्वीकरण ये समुद्री जल में हो जाता है, प्रतिलोम परासरण पेयजल में हो जाएगा, विकृतीकरण ये आपका प्रोटीन में हो जाता है, लेकिन पाश्चुरीकरण ये आपका चाय में नहीं होगा, पाश्चुरीकरण ये आपका दूध में हो जाता है, ठीक है। ये आपका हो जाता है दूध में। इसको जो है पाश्चुरिन करके दूध को जो है काफ़ी समय तक स्टोर किया जा सकता है। फास्फेटेज परीक्षण किसके विश्लेषण हेतु उपयोग में लाया जाता है? बात की गई है फास्फेटेज परीक्षण की। तो ये आपका दूध से संबंधित भी हो जाएगा, दूध के जो है विश्लेषण हेतु उपयोग किया जाता है, चाय भी और पानी भी, तो उपयुक्त सभी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फास्फेटीकरण जो परीक्षण होता है ये आपका दूध, चाय और पानी तीनों के लिए जो है विश्लेषण हेतु उपयोग लाया जाता है। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक कितना हो जाता है? अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक ये आपका बढ़ जाता है, ठीक है। अशुद्धियां जिस जल में होंगी उसका जो है क्वथनांक बढ़ जाएगा। दूध उदाहरण है एक, किसका उदाहरण हो जाता है आपका दूध, ये आपको बताना है। तो दूध हो जाता है आपका इमल्सन यानी पायस का, और ये इमल्सन की जगह पायस जो है ये आपसे पूछा जा सकता है। पायस जो है कई बार आपकी परीक्षा में पहले भी पूछा गया है, ठीक है। पायस जो है एक दूध से संबंधित हो जाता है। इसमें एक कोलाइड नहीं है, कौन सा कोलाइड नहीं है ये आपको बताना है। तो शहद जो है ये एक कोलाइड नहीं है, ठीक है। कोलाइड एक जो है एक विषमांगी विलयन होता है और शहद जो है मिश्रण नहीं है। कोहरे में निम्नलिखित में कौन सा कोलाइड तंत्र अभिव्यक्त होता है ये आपको बताना है। कोहरे की बात की गई है तो इसमें हो जाता है आपका गैस में द्रव, ठीक है। ये एक मिश्रण हो जाता है, गैस में द्रव का मिश्रण हो जाता है, इसको जो है कोलाइड तंत्र कहा जाता है कोहरे में। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी? कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी अगर 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक घोल तैयार कर लिया जाए? तो इसका जो आयतन है ये नहीं बदलेगा, बाकी जो है सभी चीजें इसकी बदल जाएंगी, ठीक है। आयतन जो है वो ही रहेगा। पानी मिट्टी में जड़ों में किस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे क्या कहा जाता है? पानी जो है मिट्टी से जड़ों में किस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे क्या कहा जाएगा? तो उसको आपका परासरण कहा जाता है, ठीक है। खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो निम्न में से किसके कारण पानी निकलता है? खीरे से जो पानी निकलेगा नमक डालने के बाद तो वो हो जाता है आपका परासरण, ठीक है। परासरण हो जाता है जब खीरे को काटा जाता है, उसके ऊपर नमक डाला जाता है और उससे जो है आपका पानी निकलता रहता है। ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है? कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है ये आपको बताना है। तो ये हो जाता है आपका आसवन। आसवन जो है ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए उपयोगी नहीं है और ये क्वेश्चन जो है आर ओ की परीक्षा में पूछा गया है। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किया जाता है, किस में प्रयोग किया जाता है क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का? तो ये हो जाता है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किया जाता है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को ये आपका ऊर्ध्वपातन कहा जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन भी बार बार आपकी परीक्षा में पूछा जाता रहा है। निम्नलिखित में किसी वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है, जैसे कपूर, नेफ्थलीन और शुष्क बर्फ, और इस परिघटना को क्या कहा जाएगा? तो इस परिघटना को आपका ऊर्ध्वपातन कहा जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, इस परिघटना को ऊर्ध्वपातन कहा जाएगा।
तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या हो जाता है? तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म आपसे पूछा गया है। तो ये हो जाएगा आपका बेसिक और एसिडिक। बेसिक और एसिडिक हो जाएगा तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म। भूपर्पटी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा हो जाएगा, ये आपको बताना है। भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व ये आपका ऑक्सीजन हो जाता है। और कितने प्रतिशत ऑक्सीजन हो जाता है? तो ये हो जाता है आपका लगभग 46.8% हो जाता है आपका ऑक्सीजन पाया जाता है भूपर्पटी में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इस वीडियो में हमारे टोटल 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। और इसी तरह से रिवीजन के लिए हमने जो है सभी वीडियो जो है 100 क्वेश्चन की बना रहे हैं। और इनसे जो है आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प होने वाली है। और ये सभी टॉपिक की आपको जो है 100 क्वेश्चन की जो है वीडियो मिल जाएगी। आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ आपको टॉपिक वाइज सभी वीडियो मिल जाएंगे। भूपर्पटी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? सर्वाधिक मात्रा में भूपर्पटी पर कौन सा पाया जाएगा? तो ये आपका हो जाता है ऑक्सीजन। ठीक है, ये हम आपको बता चुके हैं। ऑक्सीजन जो है भूपर्पटी पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व हो जाता है? ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व हो जाता है? और ये हो जाता है आपका सिलिकॉन। ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है? तो ये आपका सिलिकॉन हो जाता है। निम्नलिखित में से विश्व यानी यूनिवर्स में कौन सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व हो जाएगा? विश्व की बात की गई है यानी यूनिवर्स की बात की गई है, कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है? तो ये हो जाता है आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है ये आपका यूनिवर्स में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व हो जाता है। और ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 45। लगभग कितने प्रकार के रासायनिक तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं? पृथ्वी पर कितने प्रकार के रासायनिक तत्व पाए जाते हैं? तो अभी तक जो है 118 तत्वों की पहचान की जा चुकी है, ये आपको याद रखना है। और ये जो है आपसे पूछा गया है लगभग में। ठीक है, ये लगभग में आपसे पूछा गया है। तो लगभग जो है ये आपका 100 हो जाते हैं। ठीक है, 100 रासायनिक तत्व पृथ्वी पर पाए जाएंगे लगभग। ठीक है, टोटल की बात करेंगे तो 100 आपके 18 हो जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मूल तत्व हो जाता है? मूल तत्व आपसे पूछा गया है। और ये हो जाता है जो हीरा होता है, ये आपका मूल तत्व हो जाता है। हीरे की खनिजीय बनावट क्या है? खनिजीय बनावट पूछी गई है आपसे हीरे की। तो हीरे की जो खनिजीय बनावट है ये आपकी कार्बन हो जाती है। ठीक है, कार्बन से जो है आपका हीरा बनता है। निम्नलिखित में कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था, कौन सा हो जाता है? तो ये हो जाता है जो टेक्नीशियम होता है, ये आपका कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था। जिस धातुकर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसको क्या कहा जाएगा? धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाएगी उसको क्या कहा जाएगा? तो इसको जो है प्रगलन कहा जाता है। ठीक है, प्रगलन कहा जाएगा जब धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है। निम्नलिखित धातु युग्मों में किस एक में क्रम से सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु हो जाती है? सबसे हल्की और सबसे भारी आपको बतानी है। तो सबसे हल्की की बात करेंगे तो लिथियम हो जाएगी और सबसे भारी आपकी ओस्मियम हो जाएगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। निम्नांकित में कौन कठोरतम धातु है? कठोरतम धातु कौन सी हो जाएगी? तो ये आपकी टंगस्टन होता है जो आपकी सबसे कठोर धातु हो जाती है। सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन सा हो जाएगा? सर्वाधिक कठोर तत्व आपसे पूछा गया है। तो ये आपका हो जाता है हीरा। हीरा हो जाता है सर्वाधिक कठोर तत्व। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ हो जाता है? पदार्थ की बात की गई है और वो भी कठोर। कौन सा हो जाएगा सबसे कठोर पदार्थ? तो ये हो जाता है हीरा। हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ हो जाता है पृथ्वी पर पाए जाने वाला। और ये क्वेश्चन आपसे आर ओ की परीक्षा में
पूछा गया है और हर बार जो है इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य हो जाता है? बहुत कठोर हो जाएगा और बहुत तन्य हो जाएगा, तो कौन सा हो जाता है ये? तो ये हो जाता है आपका नाइक्रोम। नाइक्रोम ये आपका बहुत तन्य और बहुत कठोर हो जाता है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व क्या हो जाएगा? सबसे भारी प्राकृतिक तत्व आपसे पूछा गया है, तो ये आपका यूरेनियम हो जाता है सबसे भारी तत्व। मोती की रासायनिक संरचना होती है। मोती की रासायनिक संरचना होती है, तो ये हो जाएगी जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इसका जो है ये मोती बना हुआ होता है। किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का। और ये भी क्वेश्चन जो है बार बार आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। मोती के मुख्य अवयव कौन से हो जाएंगे? मोती के मुख्य अवयव हो जाते हैं, एक आपका एरोगोनाइट हो जाता है और एक आपका कांचियोलोन हो जाता है। कांचियोलिन हो जाएगा और एक आपका एरोगोनाइट हो जाएगा मोती के मुख्य अवयव। 58 की बात करते हैं। मोती मुख्य रूप से बना होता है। मोती मुख्य रूप से किसका बना होता है? ये हम आपको पहले बता चुके हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है मोती। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और मोती से, हीरे से जो है हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में किस तत्व को मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है? तो ये आपकी सोडियम हो जाती है, जिसको मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुत शायद से प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? इन लैंप में किसका उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाता है सोडियम। सोडियम का प्रयोग किया जाता है जो सड़क के किनारे रोशनी के लिए पीले लैंप लगाए जाते हैं। सोडियम वाष्प लैंप प्राय जो है सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि क्यों होते हैं? और इनका जो प्रकाश है एक वर्णी होता है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है, इसलिए जो है इनको सड़क के प्रकाश के लिए प्रयुक्त माना जाता है। निम्नलिखित धातुओं में कौन स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? स्वतंत्र अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है? तो ये हो जाएगी सोना। सोना जो है ये आपका स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। शुद्ध सोने में कितने कैरेट का प्रयोग होता है, ये आपको बताना है। शुद्ध सोने में कितने कैरेट होता है? तो ये हो जाएगा 24 कैरेट में होता है आपका शुद्ध सोना। खनिज मिनरल क्या है? खनिज मिनरल आपसे पूछा गया, ये क्या हो जाता है? तो ये हो जाएगा जो अकार्बनिक ठोस होते हैं उनको जो है खनिज मिनरल कहा जाता है। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या हो जाता है? चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या हो जाता है? तो इसका रासायनिक नाम हो जाता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट हो जाता है चूना पत्थर का रासायनिक नाम। प्लास्टर ऑफ पेरिस बना होता है, किससे बना होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस? तो ये आपका जिप्सम से बना होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, यह है। यह क्या हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस? तो ये हो जाता है आपका जिप्सम। टूटी हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है और इसमें जो है जिप्सम होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से क्या हो जाते हैं? तो ये हो जाते हैं आपके कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट हो जाते हैं आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस। डॉक्टर, कलाकार एवं मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं, जिसका लोकप्रिय नाम हो जाता है। लोकप्रिय नाम क्या हो जाता है उसका? तो इसका लोकप्रिय नाम हो जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिसको डॉक्टर, कलाकार, मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं, उसका लोकप्रिय नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाता है। निम्नलिखित में किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान होता है? कैल्शियम विद्यमान हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका जिप्सम हो जाता है, जिसमें कैल्शियम विद्यमान होता है। मोनाजाइट किसका अयस्क हो जाता है? मोनाजाइट आपसे पूछा गया है। मोनाजाइट में किसका अयस्क होता है?
तो ये हो जाएगा आपका थोरियम। थोरियम में आपका मोनाजाइट का अयस्क पाया जाता है। माइका है, माइका क्या हो जाती है? तो माइका हो जाती है ऊष्मा का चालक हो जाता है और विद्युत का कुचालक हो जाता है। इसको जो है माइका कहा जाता है। निम्न में किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? अभ्रक आपसे पूछा गया कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है, तो किस में होता है? तो ये हो जाता है आपका विद्युत में। ठीक है, विद्युत में जो है ये आपका कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है अभ्रक। निम्नलिखित द्रव में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक हो जाएगा? ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक? तो ये हो जाता है पारा। पारा जो है ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में कौन सी पाई जाएगी? तो ये हो जाती है आपकी पारा। पारा जो है एक ऐसी धातु होती है जो सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। निम्नलिखित में कौन सा कमरे के तापमान पर द्रव रूप में रहता है? कमरे के तापमान पर द्रव रूप में रहता है वो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाता है आपका फ्रेंसियम। फ्रेंसियम जो है ये आपका कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता हो जाती है। क्या विशेषता हो जाती है इसकी जिसके लिए पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में प्रयोग किया जाता है? और इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका उच्च संचालन शक्ति। ठीक है, ये आपका हो जाता है इसका करेक्ट। पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता होती है उच्च संचालन शक्ति। ये तो पढ़ लेना तुमने तीनों इसका आंसर। निम्न में कौन जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है? कौन सा हो जाएगा जो बिल्कुल भी जल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा? तो ये हो जाता है लेड। लेड जो है जल के साथ अभिक्रिया बिल्कुल भी नहीं करेगा। तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है ऊपर से। कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी जब किसके ऊपर से भाप गुजरेगी? तो ये हो जाता है तांबे में कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होगी जब तांबे के ऊपर से भाप को गुजारा जाएगा। लोहा किससे प्राप्त किया जाता है वह हो जाता है। लोहा किससे प्राप्त किया जाता है ये आपको बताना है। तो ये हो जाता है हेमेटाइट। लोहा जो है हेमेटाइट से प्राप्त किया जाता है। निम्न में किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक हो जाती है? विद्युत चालकता सर्वाधिक हो जाती है। तो ये हो जाता है आपका चांदी की विद्युत चालकता सर्वाधिक हो जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बार बार आपसे इसी तरह के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। और यहाँ सर्वाधिक आपसे चालकता पूछी जाती है विद्युत की, तो ये आपका चांदी हो जाता है। एल्युमिनियम बनाने के लिए कौन से मुख्य खनिज का प्रयोग होता है? एल्युमिनियम बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? तो ये हो जाता है आपका बॉक्साइट। बॉक्साइट का प्रयोग हो जाएगा एल्युमिनियम बनाने में। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा हो जाएगा? एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क ये आपका बॉक्साइट हो जाता है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे आर की परीक्षा में पूछे जाते हैं। निम्न में से किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क हो जाता है? बॉक्साइट अयस्क हो जाएगा किस धातु को प्राप्त करने में? तो ये हो जाता है आपका एल्युमिनियम। एल्युमिनियम धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट का अयस्क हो जाता है। बॉक्साइट अयस्क है, बॉक्साइट किसका अयस्क हो जाएगा? तो ये आपका हो जाता है एल्युमिनियम का। बॉक्साइट जो है ये आपका एल्युमिनियम का अयस्क हो जाता है। एल्युमिनियम धातु को प्राप्त किया जाता है। एल्युमिनियम धातु को प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाएगा? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बॉक्साइट से। एक क्वेश्चन को एग्जामिनर आपसे कई तरह से पूछता रहता है।
निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नहीं है ये आपसे पूछा गया है। कौन सा इनमें से सुमेलित नहीं है? एल्यूमिनियम की बात करेंगे, ये आपका बॉक्साइट से संबंधित हो जाता है। कॉपर की बात करेंगे, ये आपका सीने बार से संबंधित नहीं है, ये आपका गलत हो जाता है। कॉपर जो है ये आपका क्यूपराइट से संबंधित हो जाता है। ठीक है, ये हो जाता है क्यूपराइट। क्यूपराइट से संबंधित हो जाता है आपका कॉपर, और ये ही जो है आपका करेक्ट हो जाता है। आपसे पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो बी आपका सुमेलित नहीं है। जिंक की बात करेंगे, कैलामाइन से संबंधित हो जाएगा। आयरन ये आपका हेमेटाइट से हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपसे आर की परीक्षा में पूछा गया है। और इसके जो सुमेलन है वो कुछ इस प्रकार हो जाते हैं। एल्यूमिनियम ये आपका बॉक्साइट हो जाता है। कॉपर तांबा क्यूपराइट हो जाता है। पारा मरकरी ये आपका सीने बार हो जाता है। और जिंक जो है ये आपका कैलामाइन हो जाता है। और आयरन जो है ये आपका हेमेटाइट हो जाता है। निम्नलिखित में क्या जल से हल्का होता है? जल से हल्का क्या हो जाएगा? तो ये हो जाता है सोडियम। सोडियम जो है जल से हल्का हो जाता है। निम्नलिखित में किसका गलनांक सबसे उच्च होता है? गलनांक आपसे पूछा गया किसका हो जाएगा सबसे उच्च? तो ये हो जाता है जो बोरान होता है, इसका गलनांक सबसे उच्च हो जाता है। निम्नलिखित में कौन सी मिश्र धातु नहीं है? ये आपसे पूछा गया है कौन सी मिश्र धातु नहीं है। तो ये हो जाएगा तांबा। तांबा जो है ये आपका मिश्र धातु नहीं है। गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है, किसकी परत हो जाएगी? गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर। तो ये हो जाता है आपका जस्ते की परत लगाई जाती है गैल्वेनाइज्ड लोहे की परत पर। गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप होता है, किसका लेप हो जाएगा? तो ये भी जो है जस्ते का लेप हो जाएगा। क्वेश्चन को जो है घुमा फिराकर आपसे पूछा जाता है, और इसका भी करेक्ट आंसर आपका हो जाता है जस्ता। निम्नलिखित में कौन सा लोह धातु के क्षय करण में आवश्यक हो जाएगा? क्षय करण में कौन सा आवश्यक हो जाएगा? तो ये हो जाता है आपका ऑक्सीजन तथा नमी। ऑक्सीजन तथा नमी लोह धातु के क्षय करण में आवश्यक हो जाती है। और ये क्वेश्चन भी आपसे आर की परीक्षा में पूछा गया है। ताम्र संदूषण से बचने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? ये आपको बताना है। किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो ये हो जाएगा रांगे की परत चढ़ाई जाती है। रांगा यानी टिन। रांगे को आपका टिन भी कहा जाता है। ठीक है, इसकी परत चढ़ाई जाएगी आपकी तांबे पर। किस धातु से बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल डिब्बों के पुर्जों के काम में लिया जाता है? रेल डब्बों के पुर्जों में काम में लिया जाएगा। कौन सी हो जाती है वो मिश्र धातु? तो ये हो जाता है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम ऐसी धातु है जिससे बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज और तथा रेल के डिब्बे में पुर्जों के काम में लिया जाता है। निम्नलिखित धातुओं में कौन सी एक अमलगम नहीं बनाती है? अमलगम कौन सी नहीं बनाती है? तो ये हो जाती है लोहा। लोहा जो है ये आपका अमलगम नहीं बनाता है। निम्नलिखित मिश्र धातुओं में किसे अमलगम कहते हैं? अमलगम किसको कहा जाएगा? तो ये हो जाता है पारा और जस्ता, इनको जो है कहा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जब पारा किसी धातु से मिलकर मिश्र धातु बनाता है तो उसे जो है अमलगम कहा जाएगा। टांका एक मिश्र धातु हो जाती है। टांका एक मिश्र धातु हो जाती है, तो ये हो जाती है आपकी टिन तथा शीशे की। टिन तथा शीशे की टांका एक मिश्र धातु हो जाती है। कांसा मिश्रित एलॉय धातु है। कांसा जो है मिश्रित एलॉय धातु हो जाएगा। तो ये हो जाता है आपका तांबा तथा टिन का। तांबा एवं टिन का कांसा मिश्रित एलॉय हो जाता है। कांसा मिश्र धातु है तांबे और किसका हो जाएगा? कांसा। कांसा आपसे पूछा गया है, तो ये हो जाता है आपका टिन का। ठीक है, कांसा जो है मिश्र धातु हो जाता है तांबे और टिन का।
निम्नलिखित में कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं है, ये आपको बताना है। जर्मन सिल्वर में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? तो ये हो जाता है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो है जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है। और इसमें हमारे जो है टोटल जो है 100 क्वेश्चन से ज़्यादा जो है आपको देखने को मिल जाते हैं। निम्न मिश्र धातुओं में से किसमें तांबे की मात्रा अधिक होती है? तांबे की मात्रा अधिक किसमें हो जाएगी? तो ये हो जाएगा कांसा। कांसा में तांबे की मात्रा जो है अधिक देखने को मिल जाती है। और निम्नलिखित में कौन सा धातु पीतल, कांस्य तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान है? उभय घटक के रूप में विद्यमान हो जाते हैं। तो ये हो जाता है आपका तांबा। तांबा जो है उभय घटक के रूप में विद्यमान हो जाता है। और ये जो है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 104। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा आज का। पीतल निम्न की मिश्र धातु है। पीतल किसकी मिश्र धातु हो जाएगी? तो ये हो जाती है आपकी तांबा और जस्ता की। ठीक है, तांबा और जस्ता की जो है ये आपकी हो जाती है, और इसकी जो है पिताजी ट्रिक हो जाती है। ठीक है, पीतल, तांबा, जस्ता, ये हो जाता है आपका पिताजी। और चलिए दोस्तों, इसमें हमारे हो जाते हैं टोटल 100 क्वेश्चन। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो ये हमारे 100 क्वेश्चन थे ये हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।